लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि आज रशिया ने यूक्रेन में एक मिलिट्री रिक्रूटमेंट सेंटर पर एक भीषण हमला किया है। रशिया ने एक के बाद एक 3 ड्रोन से अटैक किया और इस ड्रोन हमले में कई लोगों सहित इस इलाके के गवर्नर भी घायल हो गए और यूक्रेन के इस इलाके का नाम है पोल्टावा। आप यहां से आई तस्वीरों को आज देखिए और फिर आपको बताएंगे कि रशिया किस तरह से अपने हमले बढ़ाकर यूक्रेन की जमीन पर एक एक करके कब्जा कर रहा है। रशिया का दावा है कि पिछले 1 महीने में यूक्रेन के मोर्चे पर उसे बहुत बड़ी सफलता मिली है। सिर्फ जून के महीने में ही रशिया ने यूक्रेन के 550 वर्ग किलोमीटर से भी बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया है और नवंबर 2024 के बाद से ये किसी 1 महीने के अंदर अंदर यूक्रेन को हुआ सबसे बड़ा नुकसान है। रशिया की सेना यूक्रेन के सुमी शहर में 7 किलोमीटर अंदर तक दाखिल हो चुकी है और ये वो इलाका है जहां पर इस समय रशिया और यूक्रेन के बीच सबसे भीषण जंग चल रही है। अब यूक्रेन के लुहांस्क इलाके पर रशिया का 100% कब्जा हो चुका है और रशिया के मुताबिक मंगलवार को उसने इस पर कब्जा किया और इसका आधिकारिक ऐलान भी अब रशिया ने कर दिया है। ये वो इलाका है यूक्रेन का जो आप अभी मानचित्र पर देख रहे हैं, जहां रशिया ने अब अपना कब्जा कर लिया है। और आप देखिए ये सीमावर्ती इलाका है, यानी यूक्रेन की सीमा रशिया से जहां लगती है उस पूरे इलाके पर रशिया ने कब्जा कर लिया है। ये यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में मौजूद 4 बहुत ही महत्वपूर्ण इलाकों में से एक है, इसलिए इसे रशिया की एक बड़ी सफलता माना जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि हमले सिर्फ रशिया की सेना ही कर रही है। रशिया के एक मिलिट्री अड्डे पर यूक्रेन ने भी एक बड़ा हमला किया है और इस हमले में रशिया के एक वेपन डेपो को निशाना बनाया गया, यानी यूक्रेन भी रशिया को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। Ух ты, ебать его в рот, нахуй. Вот это въебать. Ебать. Обожаю это. Сука. Какого хуя, сука. Ух ты, ебать. यूक्रेन के एक हमले में रशिया की नौसेना के एक डिप्टी कमांडर की भी मौत हो गई है और रशिया के कमांड पोस्ट पर हुए हमले में इस डिप्टी कमांडर के साथ 10 सैनिक भी मारे गए। और ऐसा दावा है कि इस युद्ध में यूक्रेन के हमलों में मारे गए ये रशिया के सबसे वरिष्ठ मिलिट्री कमांडर्स में से एक है। इससे पहले 29 जून को रशिया ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया था और अब यूक्रेन के जवाबी हमलों से ऐसा लगता है कि मानो फरवरी 2022 से चल रहा ये युद्ध और तेज हो गया है। यानी दुनिया पहले इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध से परेशान थी और जैसे ही इजराइल और ईरान का युद्ध रुका, ये युद्ध अचानक से तेज हो गया। और तस्वीरें आप देख सकते हैं वहां से जो लगातार आ रही हैं। अब रशिया का जो रक्षा मंत्रालय है वो भी अपनी तस्वीरें रिलीज कर रहा है और वही तस्वीरें आज हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो इलाका है लुहांस्क, जिस पर आज रशिया ने अपना कब्जा कर लिया है,
अब इसके बारे में थोड़ा आपको बताते हैं। इस इलाके का क्षेत्रफल करीब 26,000 वर्ग किलोमीटर है, बहुत बड़ा इलाका है। अब यूक्रेन के कुल क्षेत्रफल का करीब 20% हिस्सा रशिया के कब्जे में आ गया है। अब आप अंदाजा लगाइए, किसी देश का 20% हिस्सा अगर कोई दूसरा देश कब्जा ले तो बिल्कुल वही स्थिति है। और यह वही इलाका है जहां पर रशिया और यूक्रेन की सेनाएं लगातार एक दूसरे पर हमला कर रही हैं, और यहां पर कब्जे के बाद रशिया को आसपास के दूसरे इलाकों पर हमला करने में भी काफी मदद मिलेगी। यह शहर वर्ष 1795 से ही एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र रहा है। यहाँ के ज़्यादातर लोग रशियन भाषा बोलते हैं, और ये माना जाता है कि रशिया को हमेशा से यहाँ पर लोकल सपोर्ट मिलता रहा है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ रहने वाले स्थानीय लोग, ये रशिया की तरफदारी करते हैं और ये रशियन बोलने वाली जनता है। यूक्रेन के लिए दूसरी बुरी खबर आज अमेरिका से आई, क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई पर अब रोक लगा दी है। तो देखिए यूक्रेन के लिए कितना बुरा समय चल रहा है। एक तरफ रशिया ने अपने हमले बढ़ा दिए हैं, रशिया ने यूक्रेन का एक बड़ा इलाका अपने कब्जे में ले लिया है, और दूसरी तरफ अमेरिका से जो मदद मिलनी चाहिए थी, जो हथियार आने चाहिए थे, वो भी अमेरिका ने रोक दिए हैं। अब यूक्रेन को यह समझ में नहीं आएगा कि वो रशिया से कैसे लड़े। अमेरिका की मीडिया का यह दावा है कि यूक्रेन को दिए जा रहे जिन हथियारों पर रोक लगी है, उनमें हवाई हमलों को रोकने वाला एयर डिफेंस सिस्टम और सटीक निशाना लगाने वाले ऐसे हथियार शामिल हैं जिनसे यूक्रेन को खुद का बचाव करने में काफ़ी मदद मिलती। तो अब सोचिए, रशिया ने एक के बाद एक हवाई हमले बढ़ा दिए हैं, मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं, ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। ये सारे हमले रोकने के लिए यूक्रेन को एक अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए, लेकिन अमेरिका से एयर डिफेंस सिस्टम के मामले में जो मदद मिलनी चाहिए थी, जो हथियार मिलने चाहिए थे, वो सब अमेरिका ने अब रोक दिए हैं। और इसीलिए रशिया के लिए अब हवाई हमले करना आसान हो जाएगा, क्योंकि यूक्रेन के पास अब एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो लगातार कमजोर स्थिति में पहुंच गया है। ट्रंप की सरकार ने अपने इस फैसले का बचाव करते हुए कहा है कि उनकी जांच में कुछ स्पेशल हथियारों का स्टॉक कम मिला है, इसलिए ये रोक लगाई गई है। यानी रशिया के हमलों से बचने के लिए अमेरिका अब यूक्रेन की कोई मदद नहीं कर पाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद को दुनिया का मिनिस्टर ऑफ सीज फायर बनाना चाहते हैं। वो दुनिया को दिखाते हैं कि वो जहां भी जाते हैं युद्ध रुकवा देते हैं, सीज फायर करा देते हैं। उन्होंने अपने चुनाव प्रचार के दौरान भी ये वादा किया था, दावा किया था कि जब वो राष्ट्रपति बन जाएंगे तो सिर्फ 24 घंटे में रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध को रुकवा देंगे। हालांकि अब उन्हें अमेरिका का राष्ट्रपति बने 5 महीने से भी ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक वो रशिया और यूक्रेन के बीच इस युद्ध को रुकवा नहीं पाए हैं। अब ज़रा ये सोचिए कि अमेरिका किस तरह से यूक्रेन को धोखा दे रहा है। अमेरिका के 2 सहयोगी हैं, पहला इजराइल और दूसरा यूक्रेन। दोनों ही अमेरिका के अलाई हैं, दोनों ही अमेरिका के दोस्त हैं। लेकिन क्या अमेरिका अपने दोनों दोस्तों की एक जैसी मदद कर रहा है? जवाब है बिल्कुल नहीं। इजराइल ने ईरान के साथ युद्ध लड़ा और यूक्रेन इस समय रशिया के साथ युद्ध लड़ रहा है। इन दोनों को दी गई मदद में अमेरिका का भेदभाव साफ दिखता है। इजराइल की जनसंख्या 97 लाख से ज्यादा है, यूक्रेन की आबादी 3 करोड़ 70 लाख है। जनसंख्या के मामले में यूक्रेन इजराइल से लगभग 3 गुना बड़ा देश है। इजराइल का क्षेत्रफल 20,700 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है और यूक्रेन का क्षेत्रफल 6 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास है। तो जरा देखिए, क्षेत्रफल में भी इजराइल से कहीं बड़ा देश है यूक्रेन, और यूक्रेन इस मामले में इजराइल से करीब 29 गुना ज्यादा बड़ा है क्षेत्रफल के मामले में। यानी यूक्रेन इजराइल से हर मामले में बड़ा है, उसका क्षेत्रफल ज्यादा है, उसकी आबादी ज्यादा है, लेकिन ट्रंप यूक्रेन से ज्यादा इजराइल के साथ दिखता है। इजराइल को अमेरिका ने वर्ष 2022 से लेकर अब तक 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद दी है, जबकि यूक्रेन को वर्ष 2022 में इस युद्ध के शुरू होने के बाद से अब तक 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद मिली है। यानी यूक्रेन को इजराइल के मुकाबले 7 गुना ज्यादा मदद मिल चुकी है। हालांकि इसके बाद भी यूक्रेन रशिया का मुकाबला कर नहीं पा रहा। और यूक्रेन को यह मदद कहां से मिल रही है? अमेरिका से मिलती है, यूरोपीय यूनियन, नेटो देशों से मिलती है।
अमेरिका ने इजराइल को 40 से ज्यादा F-35 फाइटर जेट्स दिए हैं, जो 5वीं पीढ़ी के लेटेस्ट दुनिया के बेहतरीन विमान हैं। इन्हें दुनिया का सबसे शक्तिशाली विमान भी माना जाता है। इसके मुकाबले अमेरिका की मदद से ही यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट मिले, जो 4थी पीढ़ी के विमान हैं, थोड़े से आउटडेटेड हैं। ये दोनों ही मेड इन अमेरिका फाइटर जेट्स हैं। पश्चिमी देशों ने मिलकर यूक्रेन को 80 F-16 एयरक्राफ्ट देने का वादा किया था, पर ये सभी विमान अभी तक यूक्रेन को मिले नहीं। कुछ एयरक्राफ्ट मिल गए हैं और रशिया ने अभी तक यूक्रेन के 3 F-16 फाइटर जेट्स को मार भी गिराया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये विमान पुराने हैं और रशिया के सामने टिक नहीं पा रहे। एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर भी अमेरिका ने इजराइल और यूक्रेन के बीच भेदभाव किया। इजराइल को अमेरिका ने अपना आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम दिया, जिसका नाम है थाड। इसे अमेरिका अपना सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम मानता है, जो 200 किलोमीटर की दूरी तक मिसाइलों के हमले को 100% रोकने का दावा करता है, जबकि यूक्रेन को अमेरिका ने अपना पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम दिया और यह सिस्टम सिर्फ 70 किलोमीटर की दूरी तक हवाई हमलों को रोकता है। यूक्रेन में कई बार ऐसा हुआ है जब किसी इलाके में पैट्रियट सिस्टम तैनात था, लेकिन वो रशिया के हवाई हमलों को रोक नहीं पाया। हालांकि इजराइल के पास भी यही डिफेंस सिस्टम मौजूद है। अब आप सोचिए कि इजराइल को अमेरिका हर तरह की मदद देता है, जबकि ईरान के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर प्लांट्स को नष्ट करने की जरूरत थी तब अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर विमान भेजकर ईरान पर हमले किए। जब इजराइल और ईरान के बीच युद्ध चल रहा था, तब अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इजराइल का पूरा बचाव किया और इसकी वजह यह थी कि अमेरिका भी ईरान को अपना दुश्मन मानता है। इजराइल की तरह अमेरिका भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना चाहता है। यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहे युद्ध में भी एक तरफ अमेरिका का सहयोगी यूक्रेन है, तो दूसरी तरफ अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन रशिया है। तो अगर हम इन दोनों युद्ध की तुलना करें कि अमेरिका का एक रवैया है इजराइल के प्रति और दूसरा है यूक्रेन के प्रति, उसका एक बड़ा फैक्टर है कि इन दोनों देशों के सामने कौन है। इजराइल के सामने था ईरान, जो कि अमेरिका का भी उतना ही बड़ा दुश्मन है। इसलिए अमेरिका ने ईरान के खिलाफ इजराइल की काफ़ी मदद की। लेकिन रशिया जो यूक्रेन के सामने खड़ा है, क्या अमेरिका यही हिम्मत रशिया के सामने भी दिखाएगा? हालांकि इसके बाद भी अमेरिका खुलकर यूक्रेन का साथ दे नहीं रहा है। उसने यूक्रेन को हथियार तो दिए हैं, लेकिन यूक्रेन का साथ देकर कभी अमेरिका ने रशिया पर कोई हमला नहीं किया। ईरान पर हमला किया, लेकिन रशिया से अमेरिका आज भी एक दूरी बनाकर रखता है। इसकी 4 बड़ी वजह हैं। पहली, रशिया ईरान के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत देश है। रशिया के पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं। अमेरिका से भी ज्यादा हथियार रशिया के पास है। दूसरा, रशिया के दोस्तों की लिस्ट ईरान से लंबी है। रशिया के साथ आज चीन खड़ा है, दूसरे देश भी खड़े हैं। इसलिए अमेरिका रशिया के खिलाफ साफ साफ लड़ाई में उतरने से आज भी बहुत सोचेगा, सोच समझ कर ये काम करेगा, क्योंकि रशिया के दोस्तों की जो लिस्ट है ये बहुत लंबी है और अगर अमेरिका ने रशिया पर कुछ करने की कोशिश की तो फिर ये एक बड़ा युद्ध हो सकता है और विश्व युद्ध में तब्दील हो सकता है। इसलिए ईरान पर हमला करना तो आसान है, लेकिन रशिया पर हमला करना बहुत मुश्किल है अमेरिका के लिए। तीसरा, रशिया अपने हथियार भी खुद बनाता है और उन्हें दुनिया के दूसरे देशों को बेचता भी है। यानी वो हथियारों का निर्माता, सौदागर दोनों है और हथियारों के मामले में किसी दूसरे देश पर वो डिपेंडेंट नहीं है, किसी दूसरे देश पर आश्रित नहीं है। जबकि बाकी के जो देश हैं, बहुत सारे, ज़्यादातर जो देश हैं, जब वो युद्ध लड़ते हैं तो वो हथियारों के मामले में दूसरे देशों पर आश्रित होते हैं। इनमें से ज़्यादातर तो अमेरिका पर आश्रित होते हैं और अमेरिका जब चाहे इनके हथियारों की सप्लाई को रोक देता है, जैसा उसने यूक्रेन के साथ अभी किया है। अमेरिका ने अब तय किया है कि वो यूक्रेन को और हथियार नहीं देगा। अब यूक्रेन कहाँ से हथियार लेगा? लेकिन ये स्थिति रशिया के साथ नहीं है। रशिया अपने हथियार खुद बनाता है। चौथी वजह, डोनाल्ड ट्रंप खुद हैं, जिन्होंने हमेशा से रशिया के प्रति नर्म रवैया अपनाया है। खास तौर पर राष्ट्रपति पुतिन के साथ उनका रवैया काफी नर्म रहा है। 2016 में जब ट्रंप पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने, तब उन पर यह आरोप लगे कि रशिया ने चुनाव जीतने में उनकी मदद की थी, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उनकी मदद की थी। और बाद में अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने इन आरोपों की जांच भी की और बताया कि रशिया ने अमेरिका के चुनाव में दखल देने की कोशिश की थी। अमेरिका में ऐसा माना जाता है कि अगर कभी
जो अगर अभी जो बाइडेन राष्ट्रपति होते तो यूक्रेन को और ज्यादा आक्रामक तरीके से मदद दी जाती। तो अब क्योंकि सत्ता बदल चुकी है, जब जो बाइडेन थे अमेरिका के राष्ट्रपति तो उन्होंने खुलकर यूक्रेन की मदद की थी, खुलकर पैसा बहाया यूक्रेन की मदद करने के लिए। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो उन्होंने कहा कि ये सारा पैसा बर्बाद हो रहा है, अगर मैं चुनाव जीता तो मैं यूक्रेन को मिलने वाली ये सारी मदद रोक दूंगा, क्योंकि इस पर अमेरिका के लोगों का पहला अधिकार है। फरवरी 2022 से रशिया और यूक्रेन के बीच ये लड़ाई चल रही है और आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि रशिया का लक्ष्य क्या है, वो ये युद्ध क्यों लड़ रहा है और ये युद्ध कब खत्म हो सकता है। तो इस समय रशिया ने लुहांस्क पर 100% कब्जा कर लिया है। पिछले 3.5 सालों में रशिया ने कुल मिलाकर यूक्रेन के 20% हिस्से पर अब तक कब्जा किया है और उसका लक्ष्य है कि यूक्रेन के बहुत बड़े इलाके पर वो कब्जा कर ले। आप मानचित्र में इसे देख सकते हैं। तब रशिया और यूक्रेन के बीच निप्रो नदी होगी जो किसी नेचुरल बॉर्डर जैसी होगी और रशिया के लिए उस सीमा की रक्षा करना बेहद आसान हो जाएगा। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो एजेंडा है वो जो बाइडेन से बिल्कुल अलग है। जो बाइडेन अगर होते तो यूक्रेन को काफ़ी मदद मिल सकती थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को मिलने वाली ये सारी मदद अब रोक दी है और इसलिए यूक्रेन के लिए ये एक बहुत ही बुरी खबर है। और आपने देखा होगा हाल ही के दिनों में इसीलिए रशिया ने अपने हमले यूक्रेन पर अब बढ़ा दिए हैं।